नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों का जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बात होगी कल समाप्त हुए पीसीएस के 8 उन पेपरों की जो पिछले 4 दिन आयोजित हुए थे 2 पालियों में, जिसमें सामान्य हिंदी, निबंध, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र और सामान्य अध्ययन फोर्थ प्रश्न पत्र। तो चतुर्थ प्रश्न पत्र के बाद जो 2 पेपर होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप जिन सब्जेक्ट को लेते हैं उन्हीं सब्जेक्ट में से आपको देना होता है। तो ये है प्री के बाद, जैसे आप प्री जब दे चुकेंगे तो आपके कुल 8 प्रश्न पत्र होंगे जो कि 2 पालियों में रोज आयोजित किए जाते हैं। तो ये पहला है सामान्य हिंदी, जिसमें सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंत में एक निर्धारित अंक अंकित है। तो इसमें पत्र, प्रार्थना पत्र या किसी अन्य प्रश्न के उत्तर के साथ अपना अथवा अन्य किसी का नाम, पता, अनुक्रमांक न लिखें। आवश्यक होने पर क ख ग उल्लेख करें। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित गद्यांश को यहाँ पे ध्यान से पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना था। तो ये शुरुआती है पहले दिन का सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे दिया गया है क ख ग, आपको इसमें से इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है। फिर आते हैं दूसरे पे। दूसरा वाला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निर्देशानुसार यहाँ पर उत्तर देना है। और जो उत्तर देना है वो क ख ग गद्यांश के अंतर्गत ही देना है। ये पीसीएस मेंस 2020 का हल करने के लिए ये प्रश्न पत्र डाला जा रहा है। आप देख करके समझ सकते हैं कैसे पेपर आए थे। इसके बाद तीसरा है यहाँ पर कार्यालय आदेश किसे कहते हैं। शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी विशेष छात्रवृत्ति योजना संबंधित कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। फिर है ख, मुखिया की ओर से पंचायत में कोविड-19 से हो रही मृत्यु संबंधित एक सरकारी पत्र जिलाधिकारी को लिखिए। तो यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक अंकित है और यहाँ पर प्रार्थना पत्र में नाम नहीं लिखना है किसी का भी। फिर चौथे पे आ जाते हैं, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। सुषुप्ति पूर्व प्रसन्न पर की महान ज्ञानी लघु नीति शोक विघ्न, इसका विलोम लिखना है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश कीजिए। अव्यय, निष्काम, उन्नयन, संशय, स्वच्छ। फिर ख वाले में निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को अलग कीजिए। कीड़ा, मिठाई, मरियल, भिक्षुक और धमकी। फिर छठे में है निम्नलिखित वाक्यांशों का एक एक शब्द जिसका आदि ना हो। व्यर्थ खर्च करने वाला क्या होता है? बिना पलक झपकाए। मरने की इच्छा जिसे दूर करना कठिन हो। फिर सातवां है क्वेश्चन का में निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करना है, जैसे निरपराधी को दंड नहीं मिलनी चाहिए। आप खाए कि नहीं, लड़की ने दही गिरा दी, आपकी दवा से यह आरोग्य हुआ, कमरा लोगों से लबालब भरा है। शुद्ध करना है इसको। और फिर नीचे निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी को संशोधन कीजिए, जिसमें से इंगनी, क्षुद्र, चरमुस्कस, चिन्ह, बर्बरता। आठवें क्वेश्चन में आते हैं तो निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए, उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। 8 8 आंसू बहाना, कागज की नाव, चादर से बाहर पैर फैलाना, टोपी उछालना, मिट्टी खराब करना, रंगा सियार होना, का बरखा जब कृषि सुखाने, कंगाली में आटा गीला होना, नेकी कर कुएं में डाल, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो ये पूरी हिंदी प्रश्न पत्र थे जो कि फर्स्ट मीटिंग के थे। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार फिर दिखा दें, यहीं से शुरू हुआ था पहला पेज, ये है दूसरा पेज, ये है तीसरा पेज और ये चौथा पेज। तो पीसीएस के पहले प्री पेपर होते हैं जिसमें 150 नंबर के समान अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कट ऑफ जारी होता है, उसमें से चुने हुए लोग ही मेंस में बैठते हैं। और ये सेकेंड पेपर है जो कि सीसेट होता है, इसमें आपको 33% मार्क लाने होते हैं। दोनों पेपर क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाई करने के बाद आपको कट ऑफ के अंदर आना होगा, जो कट ऑफ जारी होती है। और पहले दिन के हिंदी सम्मान के बाद दूसरी मीटिंग में निबंध होता है। देखिए प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड से केवल एक एक विषय का चयन करके कुल 3 निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी अथवा उर्दू भाषा में लिखना रहता है।
प्रत्येक निबंध में कुल प्रयुक्त शब्दों की अधिकतम सीमा 700 शब्दों की है। प्रत्येक निबंध के लिए 50 अंक है। तो सेक्शन 1 करना क्या है कि प्रत्येक खंड से एक एक विषय चयन करिए। यहाँ देखिए सेक्शन 1 में लिखा है साहित्य की सामाजिकता या 21वीं सदी में जाति प्रथा समस्या चुनौतियां, भारत में चुनाव सुधार, आवश्यकता अपरिहार्यता। खंडवा में क्या करना है, जल प्रदूषण और गंगा स्वच्छता लिखिए, या तो भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था संभावनाओं और चुनौतियां पर लिखिए, या भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर पर एक लिखिए। तो इसमें से एक हो गया। और खंड 7 एक करना था, तो भारत चीन संबंध, दक्षिण राजनीति, कोरोना महामारी आपदा से अवसर, आयुष्मान भारत या स्वस्थ भारत 9 में से। तो ये 9 क्वेश्चन में से 3 करने थे, 3 सेक्शन में बटे हुए थे। ये पहले दिन का पेपर समाप्त हुआ। अब दूसरे दिन के पेपर पे आते हैं। दूसरे दिन में आते हैं तो समान अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट पाली में, जिसमें कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ से 10 प्रश्न लघु उत्तरी हैं, जिनमें प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा हो गई 125। खंड बा से जाएंगे तो 10 दीर्घ उत्तरी है, जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 निर्धारित है। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उनके सामने दिए गए हैं। प्रश्न में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दे। सेक्शन ए, हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखना था, 8 अंक का था। वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए, 8 अंक। इटली के फांसीवाद नेता मुसोलिनी की विदेशी नीति पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखना था। भारत एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए। समकालीन भारत में प्रमुख महिला संगठनों के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है या जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी है। 7वां क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड पर्यटन सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थलों की स्थिति का वर्णन कीजिए। भारत के विशेष संदर्भ में सीमांत फ्रंटियर और सीमा बाउंड्री का अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन। अब सेक्शन बा में देखिए 10, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, 12 नंबर। भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना कीजिए, 12 नंबर। तो ये जो 12 नंबर के 200 वर्ड में लिखना है, जो 8 नंबर के हैं वो 125 वर्ड में लिखना था। जैकोबिन्स कौन थे। फ्रांसिस क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी। सांप्रदायिकता के संबंध में राष्ट्र और नागरिकता के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उदारीकरण क्या है। उदारीकरण ने भारतीय सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया, इसको बताइए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में क्रमशः हो रहे परिवर्तन को रेखांकित कीजिए। ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए तथा उसके अलावा के निक्षेपण से बने स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिकी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। विपरीत प्रभास क्या है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सरकारी व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार प्रदान करने में हिमनदों की भूमिका का वर्णन कीजिए। सेकेंड पेपर समान अध्ययन का ही कुल 20 प्रश्न, 10 प्रश्न लघु उत्तरी, 125 अंक 125 शब्द में करना है। 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरी, इसमें 200 निर्धारित अंक है। सभी प्रश्न करना है। सेक्शन ए, न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कीजिए तथा भारत में कार्यपालिका एवं न्याय के पारस्परिक संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता है, इसको समझाइए। तो भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता है, इसको करना था। भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करना था। अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा है, इसको संक्षेप में व्याख्या करना था। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का परीक्षण करना था। सरकारी नीतियों के संदर्भ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन करना था। भारत में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। महामारी के दौरान श्रम प्रवास के परिप्रेक्ष्य में अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश के प्रयासों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की प्रवासी नीति क्या है। वर्तमान में भारतीय प्रवासियों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर टिप्पणी लिखना था। ये 10 क्वेश्चन थे जो कि 8-8 नंबर के थे। अब ये 200 शब्दों में करना था। लोकहित का मामला नहीं होता है। लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता है, मूल्यांकन कीजिए। ये था सेक्शन बी में
लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता है। एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, इसका करना था। वित्त आयोग के क्या कार्य है, राजकोषीय संघवाद में इसकी उभरती भूमिका की समीक्षा करना था। भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूह को पहचान कीजिए, भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 था, ई शासन ने प्रशासनिक तंत्र को किस सीमा तक अधिक नागरिक केंद्रित बनाया है, क्या ई शासन प्रणाली को और अधिक सहभागी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 था, सूचना अधिकार अधिनियम ने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम के बाहर आकर के निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करने के लिए बाध्य किया है, व्याख्या करना था। उत्तर प्रदेश सरकार को अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के बारे में उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना था। क्वेश्चन नंबर 18 था 12 नंबर में ही कि प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्ट्रपति के बीच सौहार्दपूर्ण मामल्लपुरम शिखर बैठक के बावजूद कई वर्षों के अंतराल के बाद फिर से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद गहरा गया। आपके अनुसार इसके पीछे क्या कारण है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या मालाबार सेनाभ्यास विश्व राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सफल होगा। और लास्ट क्वेश्चन था, कोरोना काल कोविड-19 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब आते हैं समान अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 यानी तीसरे दिन। कुल प्रश्न कितने दिए गए थे, 20। 10 प्रश्न लघु उत्तरी, प्रत्येक की सीमा 125, 12 से 10, प्रत्येक की सीमा 200 शब्द निर्धारित है। सभी अनिवार्य थे प्रश्न। सेक्शन ए, सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में किसी को पीछे न छोड़ने से आप क्या समझते हैं। नीति आयोग के क्या लक्ष्य है, इसकी 3 वर्षीय कार्य योजना को समझाइए। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों की गति के साथ नहीं बढ़ा, इसकी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को समझाइए तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कृषि उत्पादकता में कमी के क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, SCNG क्या है, इसके विभिन्न उपयोग बताइए। 7वां क्वेश्चन है, वन्य जीव के संरक्षण की चुनौती का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और 8वां, नार्को आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, इसकी विवेचना कीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग योग मानव तस्करी की गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों के रूप में समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के सुरक्षा परिदृश्य में रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स क्या है। सेक्शन बी, व्यापार रोजगार विशेषकर महिला रोजगार आय और संपत्ति वितरण की समानता आदि का पर वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार के कल्याणकारी योजनाओं एवं इसकी भूमिका को समझाइए। भारत में गरीबी असमानता को कम करने की प्रमुख चुनौतियां क्या है। और गरीबी रेखा से क्या अभिप्राय है, भारत में गरीबी निवारण के लिए चालू किए गए कार्यक्रम को समझाइए। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के उद्देश्य क्या है, मेक इन इंडिया तथा स्टार्टअप इंडिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020 की व्याख्या करना था। भारत में नक्सलवाद का सामना करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम को समझाना था। नाभिकीय प्रसार के मुद्दे पर विद्यमान नियंत्रण यंत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करना था। भारत के उच्चतर रक्षा संगठन को समझना था। वर्तमान उभरती सुरक्षा चुनौतियों में नाभिकीय हथियार भारत की सुरक्षा प्रबंधन में किस प्रकार लाभदायक हो सकते हैं, इसको समझाना था। ये 20 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुए। अब तीसरे दिन ही पालितों में चौथा प्रश्न पत्र समान अध्ययन का, वही 10 क्वेश्चन लघु उत्तरी, 10 क्वेश्चन जो थे दीर्घ उत्तरी, 125 शब्द में लघु उत्तरी, 200 शब्द में दीर्घ उत्तरी, सभी प्रश्न करने थे। सेक्शन ए, मूल्य सृजन में परिवार समाज और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका की विवेचना करना था। शासन में पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार की भूमिका की विवेचना करना था। क्वेश्चन 3 था, बेईमान अधिकारियों के अभियोजन के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता भ्रष्टाचार के लिए एक सुरक्षा की ढाल है, इस कथन का परीक्षण। सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की विवेचना कीजिए, जैसे निष्पक्षता प्रतिबद्धता। क्वेश्चन 5 था, एक कर्मचारी अपने कार्यालय में रिश्वत ले रहा था, उसके अधिकारी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अधिकारी जानता है कि यदि उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसके वृद्ध माता पिता बेघर व बेसहारा हो जाएंगे, इसलिए अधिकारी ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। कल्पना कीजिए कि आप वही अधिकारी हैं, इन स्थितियों में आप क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करिए। क्वेश्चन 6 है, आप प्रशासनिक कार्य में संवेगात्मक बुद्धि को कैसे लागू करेंगे, व्याख्या करिए। लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं, लोक सेवक के लिए आवश्यक रूप से किस प्रकार की क्षमता का होना विचारणीय है, इसकी विवेचना करना था। और निम्नलिखित में विभेद करना था, सहिष्णुता सहानुभूति में, अभिवृत्ति और अभिक्षमता में। कमजोर वर्ग के प्रति सहिष्णुता एवं करुणा के मूल लोक सेवा में किस प्रकार व्यक्त होते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ व्याख्या करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 10 था, मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संचार के महत्व की व्याख्या करना था। सेक्शन बी, दीर्घ उत्तरी। 11 नंबर का क्वेश्चन है, ईमानदारी क्या है, शासन में ईमानदारी के दार्शनिक आधार को स्पष्ट कीजिए। आचार सिद्धांत के किन 5 सिद्धांतों को आप प्राथमिकता प्रदान करेंगे और विवेचना करना था इसका। गीता का अनासक्त योग क्या है, सिविल सेवकों के लिए क्या संदेश देता है, इसका व्याख्या करना था।
कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत क्या है, सिविल सेवा में इस सिद्धांत की क्या भूमिका, इसका विवेचना करना था कांट वाला। और क्वेश्चन नंबर 15, देवानंद पेंशन विभाग में अनुसूचित अनुसचिव के रूप में कार्य, देवानंद पेंशन विभाग में अनुसचिव के रूप में कार्य करते हैं। एक दिन उसके मित्र गुरुदत्त जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एपीओ हैं, निम्न घटना का जिक्र करते हैं। पिछले 2 वर्षों से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी श्री अशोक कुमार अपनी मासिक पेंशन का 30% श्रीमती बिंदु चोपड़ा को चेक के माध्यम से हर महीने भुगतान कर रहे हैं। दूसरा, मैंने पाया कि श्रीमती चोपड़ा पेंशन कार्यालय में आपके अधीन कार्य कर रहे हैं, अनुभाग अधिकारी श्री प्रेम चोपड़ा की पत्नी है। तीसरा, मुझे संशय लग रहा है कि हो सकता है यह घूस संबंधित घोटाला हो, जिसमें एक वरिष्ठ नागरिक की प्रेम चोपड़ा से पेंशन संबंधित फाइल का निपटारा करने के लिए घूस देने के लिए बाध्य किया जा रहा है और पत्नी के खाते में घूस जमा करने का विवश किया जा रहा है। तो ये पूरा मैटर क्या है इसमें कि देवानंद जी श्री अशोक कुमार के घर जाते हैं, पाते हैं कि अल्जाइमर के रोग से ग्रस्त हैं और सुसंगत उत्तर देने में अक्षम है। निराश देवानंद सीधे प्रेम चोपड़ा से ही पूछताछ करने लगते हैं। प्रेम चोपड़ा बताते हैं कि श्री अशोक कुमार उसके पिता के मित्र हैं, उनकी ना तो कोई संतान है ना ही रिश्तेदार है। मेरी पत्नी बिंदु लंबे समय से उसकी देखभाल पुत्री की तरह कर रही, इसलिए श्री अशोक कुमार शुभेच्छा से हमें धन प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने पुत्र को कोटा राजस्थान में IIT की महंगी कोचिंग करा रहे हैं। यह वह व्यक्ति पारिवारिक मामला है, इसमें आपका देवानंद कोई लेना देना नहीं है। आप क्या सोचते हैं, देवानंद ने भयंकर गलती की है या अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है, यह व्यक्तिगत जीवन और कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अफसर घूस इसलिए लेते हैं क्योंकि लोग उनको घूस देते हैं। यदि लोग घूस देना बंद कर दे तो घूस की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस कथन के बारे में आपका क्या विचार है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। लोक सेवक के लिए आवश्यक बुनियादी मूल्यों को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामाजिक प्रभाव अनुनय ने भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में योगदान दिया है, विवेचना कीजिए। और आखिरी क्वेश्चन है 20वां, वहाँ पे एक लोक सेवक है जो ऐसे प्रदेश में तैनात है जहाँ अभी भी चुनाव संपन्न हुए। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी प्रमुख वादा था। इस वादों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शराब की खरीद और बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंधित लगा दिया है। तो प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए? ज्यादातर द्वारा व्यक्तिगत पसंद इच्छा का मामला माना जाता है। तर्क संगत रूप से समीक्षा कीजिए। और फिर चौथे दिन का देखते हैं पेपर, जो कि वैकल्पिक है, जिसमें सब्जेक्ट होगा। तो मान लीजिए ये ज्योग्राफी का पेपर है। 2 खंड में कुल 8 प्रश्न दिए गए थे, जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। प्रत्येक खंड से कम 2 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न के उत्तर देने थे। प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक था, सभी प्रश्न समान थे। सेक्शन ए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा 2 समान एवं 2 विभिन्न प्लेटों को टकराव से उत्पन्न होने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन ए के अंतर्गत बी था, पवन द्वारा निर्मित अपारदनात्मक स्थलरूपों का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। वलन के प्रकार, ब्लॉक पर्वत, अंडे की टोकरी की स्थलाकृति पर। और क्वेश्चन नंबर 2 में ये है, तापी नवीन संकल्पनाओं के संदर्भ में मानसून की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। 15 अंक। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात की तुलना करिए। 15 अंक। जेट स्ट्रीम का वर्णन कीजिए तथा इसके महत्व प्रकार वाले 10 अंक। क्वेश्चन नंबर 3, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। प्रवाल व्यंजन का एक तर्कसंगत विवरण प्रस्तुत कीजिए। स्रोत के आधार पर महासागरीय निक्षेप का वर्गीकरण कीजिए तथा स्थलीय निक्षेप का एक संक्षिप्त वर्णन करिए। विवरण प्रस्तुत करना था इसमें। और चौथा है, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। मृदा और प्राकृतिक वनस्पति की पारस्परिक सहजीवी संबंध की विवेचना कीजिए। जैव क्षेत्र क्या है? सामान्य जैव क्षेत्र की प्रमुख विशेषता का वर्णन करना था। अब खंडबा में आते हैं। दोनों सेक्शन से कम 2 करना था। कुल मिला के 5 क्वेश्चन करने थे। मानव वातावरण के संबंध के अध्ययन में नियतिवाद की संकल्पना का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। 5वां का भी है, उत्तर आधुनिकतावाद से आप क्या समझते हैं? नारीवाद भूगोल के क्षेत्र में उत्तर आधुनिकतावाद के हाल के प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। और सी है, निम्नलिखित पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। जीनेडी वाय कोरोलॉजी पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकसित और विकासशील देशों की समकालीन जनसंख्या की समस्या का व्याख्या कीजिए। बी, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण की अभिनव प्रवृत्तियों की समीक्षा कीजिए। सी है, विश्व की प्रमुख मानव जातियों को वितरण तथा उनके भौतिक लक्षणों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन 7 है, नगरों की उत्पत्ति एवं विकास के उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। 7 का ये है, ये फिर 7 का भी है, नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। 7 का सी है, गहन निर्वाह कृषि और व्यापक निर्वाह कृषि की तुलना कीजिए। गहन निर्वाह कृषि क्या है और व्यापक निर्वाह क्या है?
क्वेश्चन 8 आखिरी क्वेश्चन, जिसमें विश्व के आर्थिक विकास पर वैश्वीकरण के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। संगीता को संगीता को परिभाषित कीजिए तथा इसकी उत्पत्ति और विकास की उपयुक्त भौगोलिक दिशाओं का वर्णन कीजिए। राष्ट्र और राज्य की अवधारणा का वर्णन कीजिए। वैकल्पिक प्रश्न पत्र चौथे दिन द्वितीय पाली, जिसमें भूगोल प्रश्न पत्र दूसरा, कुल 8 प्रश्न थे। प्रत्येक खंड से कम 2 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न का उत्तर देना था, यानी एक सेक्शन से कम 2 टच करने थे, कुल मिला के 5 करने थे। दक्कन पठार की भूगर्भिक संरचना का वर्णन कीजिए। भारत की वनस्पति एवं जलवायु प्रदेशों के मध्य सहसंबंध स्पष्ट कीजिए। भारत में विकास के लिए भूक्षरण एवं मनुष्य से हरा दोनों ही चुनौतियां देह उदार से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के ABC में कुल अधिकतम अंक 2 थे, समय निर्धारित जो था 3 घंटे थे। क्वेश्चन 2, भारत में हॉट स्पॉट का विस्तृत विवरण दीजिए। बी है, भारत के किसी एक राज्य के लिए आपदा प्रबंधन की कार्य योजना तैयार कीजिए। सी है, पर्यटन के विकास में वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 3 में आते हैं तो जनसंख्या एक तेल की बूंद की तरह नहीं फैली है, बल्कि इसका फैलाव प्रवाल के पुंजों की तरह हुआ है। भारत में नगरीकरण को दृष्टिगत रखते हुए गठन की न्यायोचित व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए है। बी है, ई बाइलूट द्वारा प्रतिपादित ग्रामीण आदिवास विसरण मॉडल की संचित्र विवेचना कीजिए। सी है, किसी नगर के अम्लायन यानी प्रभाव क्षेत्र में प्रचलित क्रियाकलापों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित भू राजनीतिक को उदाहरण से समझाइए। बी है, भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता को विस्तार पूर्वक विवरण प्रस्तुत कीजिए। सी है, किसी राज्य के पुनर्गठन को नियंत्रित करने वाले भौगोलिक कारक का उल्लेख कीजिए। सेक्शन बी में आते हैं जब, तो 5वां क्वेश्चन था यहाँ पे, कृषि उत्पादकता का क्या अर्थ है? मोहम्मद शफी द्वारा अपनाई गई कृषि उत्पादकता निर्धारण विधि का उल्लेख कीजिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? भारत में हरित क्रांति के गुणों और दोषों की विवेचना कीजिए। भारत के कृषि प्रदेशों का उल्लेख करते हुए किसी एक का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। 5 का ABC था। बात करते हैं क्वेश्चन 6 का ए में, भारत में सौर ऊर्जा के उज्ज्वल भविष्य पर एक निबंध लिखिए। भारत में जलीय संसाधनों की उपलब्धता एवं संभाव्यता को स्पष्ट कीजिए। लौह युक्त एवं अलोह खनिज पर टिप्पणी लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, किसी प्रदेश के संतुलित विकास के लिए केंद्रीकरण की अपेक्षा उद्योग का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? किसी एक विशेष स्थान पर चीनी उद्योग को स्थापित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और सी है, भारत सरकार द्वारा जल परिवहन को विकसित करने के लिए किए गए नूतन प्रयासों का उल्लेख कीजिए। और आखिरी क्वेश्चन, भारत के नियोजन प्रदेशों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। भारत में जनजातियों को उत्थान हेतु अपने सुझाव दीजिए। भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये था PCS सेकेंड वैकल्पिक सब्जेक्ट का आखिरी क्वेश्चन। ये पूरे PCS मेंस का पेपर था, जिसमें फर्स्ट दिन जो हुआ था हिंदी और हिंदी निबंध, सेकेंड दिन जनरल स्टडीज का फर्स्ट, जनरल स्टडीज सेकेंड, फिर तीसरे दिन थर्ड और फोर्थ, और फिर चौथे दिन ज्योग्राफी का, यानी वैकल्पिक सब्जेक्ट जो होते हैं जो आप चुनेंगे उसको 1 और 2 पालियों में 2 पेपर देने होंगे।